बेसिक सा भी डाउट हो सकता है इन्वायरमेंट को लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने पहले भी पूछ रखा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी कंफ्यूजन है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग तो आपको इस सेशन में उसको पूछ ही लेना है, उसको बाद के लिए रखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो इन्वायरमेंट ना, जब से फॉरेस्ट सर्विस आपका क्लब हो गया ना, बहुत वेग क्वेश्चन आते हैं। और हो सकता है कि आप लोग सिर्फ अगर अपने से सोचो, अपने से दिमाग लगाओ, तो हो सकता है गलत डायरेक्शन में आप ऐसी चीजों पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दो जहां से कुछ आउटपुट ही ना आए। तो इन्वायरमेंट को पढ़ते टाइम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो बताओ आप लोगों में से एक एक करके डाउट्स अपने। एक एक करके आप लोग हैंड रेस करना और एक एक करके फिर हम लोग डाउट्स पे बात करेंगे, ठीक है। बताइए अरुण, आपने हैंड रेस कर रखा है? अभी तो मैम ये एनवायरनमेंट के कल मैंने जब मिला था लास्ट टाइम, अभी परसों, तो मैं बोल रहा था ना कि वो रेस्ट ऑफ द जो बचे हुए पेपर्स हैं वो लगा के आऊंगा। तो अभी कल लगाए मैंने बहुत सारे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के दे के आया हूँ। तो अभी तो मैंने उसमें से मिलाया नहीं है, मैं फिर पीटी पढ़ने लग गया, इकोनॉमी वाला जो आपने रिकमेंड किया था। तो फिर उसमें फिर मिलाऊंगा, मैं सारे देखूंगा फिर जो पोर्शन में जहाँ जितने क्या रेशो रहता है रॉन्ग और राइट का, तो तब फिर करूंगा बात। अभी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई उतना दिक्कत ही। नहीं। ओके। ओके, बाकी लोग बताएं। निशी आप बताओ, आपने भी हैंड रेस कर रखा है? गुड इवनिंग मैम। मैम ये पूछ रही थी मैं कि पीडी 365 के जो मृत्युंजय सर की वीडियोस आती है, तो अभी तो वो टेलीग्राम पे आई नहीं है। वैसे पीडी 365 पढ़ा मैंने, तो वीडियोस करनी चाहिए या फिर अपने से 2 बार या 3 बार पढ़ लो? देखो क्लासेस का ना मतलब तब है जब आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हो, और जैसे आपने बताया कि आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अगर आपको यस मैम। लग रहा है कि वो इन्वायरमेंट का पीटी 365 आपके रीच में है, किसी भी टेक्निकल वर्ड्स या फिर कुछ भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटिव दे रखा है, या फिर किसी स्पीसीज के बारे में कुछ बात कर रखा है, तो अगर आपको सारी चीजें नॉर्मली समझ में आ जा रही है, मेन काम आप सिर्फ याद करने का बचा है, तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। आप 2-3 बार उसको रिवाइज करो और याद करो। लेकिन अगर अगर आपको लगे कि पढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, आप चीजें यस डिफरेंशिएट नहीं मैम। कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो अच्छा होगा कि एक ओके, आध क्लास उसके बाद फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक ठीक। प्रशांत आप बताओ। यू। मैम ओवरऑल आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा है ये इन्वायरमेंट, तो आउटपुट एकदम जीरो निकल के आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मैंने पढ़ा क्या है और टेस्ट में आ क्या रहा है। नहीं नहीं, देखो ओवरऑल तो मैं बात करूंगी, पर आप लोग का क्या कंसर्न है, मैं सोच रही थी थोड़ा वो मुझे पता चल जाता, क्योंकि इंडिविजुअली कुछ कुछ अलग होता है। बाकी मैंने जो पीपीटी शेयर कर रखा है ना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, क्या क्या पढ़ा जा सकता है इन्वायरमेंट में, उसके लिए तो मैं भी बात करूंगी, ठीक है। तेजस्विनी आप बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तेजस्विनी, बताइए। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो इन्वायरमेंट है इसमें कंसेप्ट तो क्लियर है और सही भी होते हैं, बट इसमें जो इतने सारे फैक्ट दिए होते हैं, जैसे प्रदूषण है, इसमें कौन कौन सा ये पूछ लेता है कभी कभी, और इतने कानून भी है, दृष्टि भी कुछ पढ़ी है मैंने, इसको बहुत पढ़ी है। ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर ये पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले उसका पीवाईक्यूज देखो। मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पहले स्टार्ट मत करो जब तक आपको उसका पीवाईक्यू ही नहीं पता। पीवाईक्यूज देखने का मेन रीजन यही है ना कि आपको बाउंड्री पता चल जाए कि किसी भी सब्जेक्ट की क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक आप पढ़ सकते हो, कितना उसका इफेक्टिवनेस है, कितनी चीजें आपके काम आएंगी। अब वो सारे नियम कानून सारे काम नहीं आते हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको नहीं रटने, कुछ कुछ सर्टेन है जो रटने हैं। जैसे AQI है, तो उस पे भी कि कौन सा सीवियर कैटेगरी का है, कौन सा आपका लो पोल्यूटेड कैटेगरी का है, कौन सा आपका
ऐसे ये सब नहीं रखने हैं, क्योंकि ये मान लो कई बार हाँ मैम, यूपीएससी टेस्ट सीरीज का ही प्रॉब्लम रहता है कि वही पूछ लेते हैं। यूपीएससी ऐसे आपसे रेंज नहीं पूछेगा, एक रेंज बताओ फिर उसमें वो करो, ऐसे नहीं, आज तक ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आए हैं। हाँ, आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो इंक्लूड कर रखे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने कर रखे हैं, इंडिया में कितने इंक्लूडेड है, इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितने कर रखे हैं उससे ज्यादा है, तो इंडिया ने कितने कर रखे हैं, तो ये पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से उन पे यूपीएससी पूछ सकता है, जो पूछता है। फिर वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से, उनमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, तो ये पूछेगा। अब ये जो आपकी टेस्ट सीरीज उसमें ये भी पूछ लेगा कि इन पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होती है, यूपीएससी नहीं पूछता है तो नहीं पूछेगा। तो आपको ये लिमिटेशन तभी पता चलेगी जब आप पीवाईक्यूज गो थ्रू करो, बिना पीवाईक्यूज देखे तो नहीं पता चलेगा ना। और दूसरा बात मैम, ये जो वन है, जैसे हमने ज्योग्राफी में भी वन पढ़े हैं जो कैटेगराइजेशन किया है, और फिर यहाँ पर भी वन पारिस्थितिक तंत्र, इसमें अलग अलग वन दोबारा आ गए हैं 4-5 कैटेगरी के, तो इसको फिर से ये दूसरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वन की कैटेगरी तो वैसे भी नहीं, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो ना वही वन पढ़ना होता है, मेन वही वन। इसमें कौन से नए वन पढ़ लिया आपने, वो जो ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो उनको प्रिजर्व करते हैं, उनके सर्टेन नेम्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हो क्या आप? नहीं मैम, अभी यहीं पे मैं अभी रिवीजन कर रही थी नोट्स का, और फिर बुक भी मैंने देखा, याद नहीं आ रहा, एक बार रुक जाइए 2 हाँ, मिनट। क्योंकि वो सवाना, स्टेपी, हाँ ट्रॉपिकल, हाँ, ऐसे कुछ करके है ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो ना, उन्हीं के मैम। तो अलग ज्योग्राफी अलग। में जो वन पढ़ते हैं उसमें दूसरे दूसरे कैटेगराइजेशन रहते हैं, इसमें पता नहीं उष्णकटिबंधीय वन और ये वन अलग अलग पता अरे नहीं तो कौन ये कौन। घास के मैदान है, जो सवाना, स्टेपी है, चीन तुल्य जलवायु है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपास, पंपास, ये इंडिया में भी सदर्न में आप जाओगे वहां पे मिलते हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एक काफी बड़ा रीजन है। तो ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते तो नॉर्मल सी चीज, मतलब ज्योग्राफी में फिर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, ये तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है ना। बस ये है कि सवाना, स्टेपी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके देखो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी, डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पहले भी पूछा है। बट ये आपके ज्योग्राफी में भी है, ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट में ऑल ऑफ सडन आ जाएंगे, ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप। कोई नहीं, थोड़ा सा ओके ना ओके। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हाँ है। मैम, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग के जो कंसर्न होंगे तो वो कर लेंगे। तो देखो इसमें ना मेंस वाला पोर्शन भी दे रखा है, उसको इग्नोर करना है, हमको सिर्फ प्रीलिम्स वाले पे बात करनी है। प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज इसमें दे रखे हैं, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन आते हैं, इनको तो आप रट ही लेना, 17 है गोल्स, आप इनको आराम से याद कर लेना सारे, ठीक है। अब देखो ये कृषि मिशन है, हो सकता है कि आप इसको ज्योग्राफी से भी, जो मैंने स्टार्टिंग में जब इन्वायरमेंट की बात की थी तो मैंने बोला था कि कुछ कुछ है ग्रे एरियाज है, ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी कंसिडर होता है, और इन्वायरमेंट में भी कंसिडर होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में आप उसको कैसे कंसिडर कर लोगे, जब वो होगा कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी लेके आते हो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री किसी के लिए भी लेके आते हो, और जब वो इन्वायरमेंट को आपके इन्वायरमेंट के वेलनेस के लिए काम करे, एटलीस्ट जो हार्मफुल चीजें हैं उनको थोड़ा सा कम करने का ट्राई करें, तो आप उसको इन्वायरमेंट में कैटेगराइज कर देते हो। तो ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जितनी भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपकी प्रणालियां वगैरह हैं इंडिया में जितनी चल रही हैं, उनके बारे में तो आपको जरूर पढ़ना है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम वगैरह चल रही हो, जैसे आप बहुत सारी स्कीम पढ़ते हो, लास्ट में मे बी कंपाइलेशन भी पढ़ोगे, तो उसमें ये जरूर याद रखना कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो हो, जो पोल्यूशन को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काम करती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मेनली पीवाईक्यूज ही दे रखे हैं, मेंस वाले तो हम इग्नोर करेंगे। देखो आप लोगों ने जो प्रीलिम्स का स्पेसिफिक पीपीटी है ना, वो अभी आया नहीं है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो उसमें थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा अलग से देख लेना, ठीक है। तो ये तो आपका मेंस का है, ये पूरा मेंस का है। और ये देखो ये आया हुआ था प्रश्न, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, काफी पुराना क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है ना, अभी ये थोड़ा न्यूज में भी था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। किसी को आइडिया है? अभी केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो जो पूर्व अनुमति प्रक्रिया होती है उससे रिलेटेड कुछ केस चल रहा था। आइडिया किसी को? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो आप लोग, नहीं पढ़ते हो? मैम ये अरावली पर्वत वाले। यस मैम, वो जो 2006 और 2020 में कुछ अंतर है इसमें, मतलब बताया गया था। हाँ मैम, कानून। एआई वाला।
ठीक है, सतीश ने पढ़ा है, और किसी ने पढ़ा था? देखो ये सब ना इम्पोर्टेंट एरियाज है, इनको थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर वगैरह देखने का यही फायदा होता है। अब वो पूर्व प्रभावी वो सब क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, पर्यावरणीय जो प्रभाव आकलन है, ये तो आपके मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो जो केस था, उससे रिलेटेड चीज तो आपसे पूछ सकता है ना वो यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में। या फिर ये जो प्रभाव होता है, पूर्व प्रभावी जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है। अब अगर आप लोग न्यूज़पेपर ही नहीं देखोगे, फिर सोचोगे कि अचानक से कहाँ से न्यूज आ, तो थोड़ा सा आप लोग देखा करो अपने लेवल पे जाकर। ठीक है, रवीना आपने भी पढ़ा था इसके बारे में? यस मैम, वो इसमें ये था कि पहले जो सहमति लेनी होती थी ना, कि कोई भी अगर आप इंफ्रा वगैरह बना रहे हो तो उससे जो पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ेगा, उससे 2006 वाले में ये था कि पहले ही सहमति लेनी आवश्यक थी गवर्नमेंट से, और फिर उन्होंने चेंज किया था। तो संशोधन के बाद में उन्होंने ये किया कि पहले आप बना लो कोई भी इंफ्रा, उसके बाद में आप पर्यावरणीय मंजूरी ले लो। और अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी हाल में कहा था कि जो थोड़े टाइम पहले तो ये डिसीजन दिया कि जो इंफ्रा बन चुकी है अब उनको नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हाल ही में वापस बैठक हुई तो उसमें शायद 5 जजों की ऐसे कुछ थी पीठ, तो उसने वापस डिसीजन दिया कि जो बन गया है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी जो बनेंगे तो उनके लिए आपको पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर ही आप कोई इंफ्रा बना सकते हो, यानी पर्यावरणीय मंजूरी पे था वो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो बाकी लोग जिन्होंने नहीं देखा ना, ये सारी चीजें देखो, और जरूरी नहीं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तभी देखते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट देखो ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है ना कि अब उसके ऐसे बहुत अजीब से क्वेश्चन आते हैं, और कई बार इजी क्वेश्चन भी आते हैं, और आप उनको गलत करके आते हो। तो थोड़ा बहुत अगर न्यूज़पेपर नहीं भी देखते, जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, जो डेली न्यूज अपडेट वगैरह आते हैं ना, तो एक बार उनका कम से कम आप आउटलाइन तो गो थ्रू कर ही सकते हो कि क्या क्या न्यूज में था, वहां से सेग्रीगेट कर लो कि ये टॉपिक पीवाईक्यूज में आता है और ये अभी करंट में भी चल रहा है, तो इसके बारे में 2-4 लाइन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो बाद में आप अपडेटेड करंट वगैरह पढ़ोगे, पीटी में अपडेटेड पढ़ोगे, उसमें इंक्लूडेड ही होगा, तो आपको पहले से उसका आइडिया होगा कि हाँ ये मुद्दा चल भी रहा था, पीटी में भी है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, हो सकता है कि उसमें पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये अप्रोच थोड़ा सा रखो आप, ये अप्रोच आपको इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन तीनों सब्जेक्ट में बहुत काम आएगा, वरना इतना ज्यादा करंट अफेयर है कि आप रटते रह जाओगे, है ना, कि ये वाला कंपाइलेशन पढ़ लें, वो वाला पढ़ लें, लेकिन आपके लिए काम नहीं आएगा। तो थोड़ा सा, अभी भी कोई इतना लेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अप्रोच अपना सभी लोगों को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो, और ये एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो एक्ट को जरूर देख लेना, इन सारे एक्ट्स को आप पढ़ लेना, ये एक्ट घुमा फिरा के पूछता रहता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता रहता है, वन संरक्षण अधिनियम, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जनजातीय अधिकार अधिनियम भी आया हुआ था, पर्यावरण से रिलेटेड 2006 वाला जो आया हुआ था, उसको थोड़ा सा देख लेना। जल प्रदूषण निवारण जो अधिनियम है, इसको भी देख लेना। और इनके आप चाहो तो छोटे छोटे ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अगर आपको लगे कि इनके कुछ पर्टिकुलर प्रावधान है ना, कुछ बहुत नियर होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे वन्य जीव वाला और पर्यावरण वाला है, अब आपको लग सकता है कि हो सकता है ये वन्य जीव वाले में आ जाए, फिर हो सकता है पर्यावरण वाले में आ जाए, तो इनके ना 4-5 लाइन के नोट्स भी बना सकते हो। तो जो आपको लगे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, उनको आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसमें काफी सारे टीवाईक्यूज दिए हुए हैं, प्रीलिम्स के कई सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लेना। ये दर्शन वगैरह ही तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कर लोगे। देखो मेन इस पे ना जो फोकस है मैं बता देती हूँ इन्वायरमेंट का, वो मेन फोकस है, एक तो यूपीएससी का सबसे ज्यादा फोकस होता है कार्बन के ऊपर, कार्बन से रिलेटेड, कार्बन चाहे एमिशन हो, ठीक है, कार्बन से रिलेटेड नैनो ट्यूब्स वगैरह हो, या फिर कार्बन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेजर लेवल पे काम कर रही है, एनर्जी सेक्टर में कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप समझो जहां जहां पे कार्बन आ रहा है वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई इनिशिएटिव हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अभी की टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पीटी भी पढ़ रहे हो, कोई करंट अपना मंथली मैगजीन रिवाइज कर रहा है, तो कार्बन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको इग्नोर करनी ही नहीं है।
उसके बाद इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखो स्पीसीज के अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज भी उन्होंने मर्ज कर दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन वो बहुत ही वीक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी स्पीसीज रैंडम उठा के पूछ दिया। अब वो आपको पूरे 100 पे 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है, यूपीएससी 8-10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स डालता ही डालता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन कट ऑफ जाती है, अगर आप 80-85 भी कर रहे हो तो सेफ जोन है। 100 क्वेश्चन कोई करने नहीं जाता है, किसी की स्ट्रेटजी हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, वरना मोस्टली लोग इतना नहीं करते। तो वो क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन में देखो 1-2 तो स्पीसीज का अजीबोगरीब आएंगे ही, आपको नहीं पता कौन सा आएगा। और आप पूरे साल जितनी सारी स्पीसीज न्यूज में होती हैं कि सारे आप बैठ के नहीं रट सकते हो, रटने बैठोगे तो जो अच्छी चीजें हैं, पॉलिटी का आर्टिकल रट सकते हो, है ना, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें रट सकते हो, इन्वायरमेंट में ही आप रामसर साइट, नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व रट सकते हो, बढ़िया बैठ के उनकी क्रोनोलॉजी याद कर सकते हो, जो एक्चुअल में आपको काम आएंगी। तो स्पीसीज में सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि देखो जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं स्पीसीज, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो और ऑप्शन ही दे रखा हो उससे रिलेटेड, तो ऑप्शन में जो जो स्पीसीज उन्होंने पूछ रखी है उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लो। और रिसर्च इन द सेंस कि उनसे रिलेटेड कोई आपका इनिशिएटिव चल रहा है कि नहीं, ठीक है। सतीश, आप अपना माइक ऑफ कर लो, उधर से आवाज आ रही है। तो देखो उनसे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव चल रहा है कि नहीं। आईयूसीएन जो है आपका, आईयूसीएन ने उनको किसी कैटेगरी में रखा है कि नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है। अगर आईयूसीएन ने कोई उनको कैटेगरी दे रखी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई कैटेगरी उन्होंने इंक्लूड कर रखी है कि नहीं। फिर इंडियन गवर्नमेंट की अपनी कैटेगरीज उन्होंने बना रखी है लिस्ट, उन पे उन्होंने इंक्लूड कर रखा है कि नहीं। तो ये 3-4 पैरामीटर में जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर एक बार गो थ्रू कर लो कि पूरे साल में ये जो स्पीसीज मैंने 8-10 निकाली है, जो आईयूसीएन में भी है ना, आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड या नियरली एक्सटिंक्ट भी है, उसके बाद की साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है, इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट अनुसूची जारी करती है उस पे भी इंक्लूड किया गया है। तो उसके बाद 8-10 स्पीसीज आपको ऐसी मिलेंगी, तो उनको थोड़ा सा देख लो कि नॉर्मली बिहेवियर क्या है, प्रेडेटर टाइप की है कि नहीं, कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं, रामसर साइट्स हैं जिनके आसपास वो मिलती हो। क्योंकि अब देखोगे 12 सिंघा वाला जो क्वेश्चन आया था 2021 या 22 समथिंग कि कहाँ पे वो मिलते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ये आप 8-10 स्पीसीज पर रिसर्च कर लेना। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक आध आपके वहां से फंस जाएंगे जो यूपीएससी अच्छे क्वेश्चन पूछता है। बाकी 1-2 आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मेरा सजेशन यही है कि उनके पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। इससे अच्छा आप अपना रामसर साइट्स अच्छे से तैयार कर लो, नेशनल पार्क अच्छे से तैयार कर लो, इंडेंजर्ड स्पीसीज तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज तो बहुत सारे होते हैं, सारे मत देखो, लेकिन यही मैंने बताया ना, जो स्पीसीज मैंने बताई कि 8-10 आपको मिलेंगी, तो 8-10 स्पीसीज देख लेना कि कोई इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हो सकता है जहाँ पे ये स्पीसीज आपकी मिलती हो, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, फिर कोई इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हो जो आपका न्यूज में रहा हो तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो और फिर दूसरा देखो कैटेगरी होती है एनवायरनमेंट में जो इंपॉर्टेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन वॉच हो गया, वो अपने रिपोर्ट भी जारी कर देते हैं, यूएनईपी भी अपनी रिपोर्ट जारी करती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो देखो इसमें भी ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। दृष्टि के क्विक बुक भी आप पढ़ोगे, जैसे भी तेजस्विनी बता रही थी, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, इंडियन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें दिए हुए हैं। यूपीएससी ने बहुत पहले 10-12 साल पहले कहा था इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पूछे भी थे, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे तो अब वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम वर्ल्ड लेवल पे एक्चुअल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के कंसर्न में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो बस 8-10 साल का पीवाईक्यू देखो, वहां पे देखो आपको 8-10 हार्डली ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो बार बार अभी आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? जी मैम। जी मैम। मुझे लगता है जी मैम आ रही है, अभी नहीं, फिर से नहीं आ रही।
अभी भी कई सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही है कि अभी सबको आ रही है? मैम अभी आ रही है, इसके पहले नहीं आ रहे थे 2 मिनट तो, अच्छा अच्छा। लगभग 2 मिनट। हाँ हाँ, वो ना वाईफाई का इशू हो गया था आई थिंक। कोई नहीं, अभी आएगी आवाज। तो देखो, पहली कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी, स्पीसीज वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। ऑर्गेनाइजेशन में 8-10 साल के पीवाईक्यूज उठाओ, जो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी ने रिपीटेड पूछे हैं, आपको सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन का एम देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया उसका पार्टी है कि नहीं है, इंडिया सदस्य है, हस्ताक्षर करता है कि नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स के लेवल पे पढ़ रहे हो, अंकटाट पढ़ रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वॉटेवर कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे एनवायरमेंट के लेवल पे पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया उसका पार्टी है कि नहीं है। दूसरा उसका एम देख लो। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका उनका जो मेन कंसर्न होता है वो यही होता है कि इन्वायरमेंट को रिजर्व करना है, जितनी चीजें डिग्रेड हो रही हैं उनको कम करना है। बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं आपके जो सिर्फ एक सर्टेन एरियाज तक ही लिमिटेड होते हैं, जैसे मैंने अंकटाट बताया, ठीक है, जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत लिमिटेड उद्देश्य होता है, कुछ सर्टेन चीजों पे ही फोकस करते हैं। तो थोड़ा आप उनका मेनली उद्देश्य देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हाल फिलहाल में 2025 और 26 में उन्होंने कोई मेजर इनिशिएटिव लॉन्च तो नहीं किया है, आपको उसका पता होना चाहिए अगर उन्होंने मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जैसे आपका कॉप 30 था और अभी 31 होने वाला है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। 31 तो चलो प्रीलिम्स के बाद ही होगा, जो कॉप 30 वाला है उस पर थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। और वो भी बहुत बड़ा है। मैं भी नवंबर वाली मैगजीन देख रही थी, उसमें इन्होंने लगभग सारे इनिशिएटिव दे रखे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वो इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका जो इंडिया है ना वो कहीं ना कहीं शामिल है। एक तो इंडिया शामिल हो, या फिर दूसरा हो कि उसका इम्पैक्ट ही बहुत ज्यादा हो, कि कार्बन एमिशन भी कम कर रहा है, जितनी स्पीसीज है उनको भी बचा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे उसको फंड बहुत दिया गया है, लगभग 70-80 कंट्रीज उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी हैं। ऐसा कुछ हो बहुत ही मेजर लेवल का तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ ये देखना कि इंडिया है कि नहीं है। अगर इंडिया है तो उसके बारे में पढ़ो, अदरवाइज उसको छोड़ो, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ये देख लेना। तीसरा जो मैंने बीच में बताया था, मेरी आवाज चली गई थी, वो मैं बता रही थी, रामसर साइट, नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, इनको अच्छे से देख लेना। क्योंकि आपसे नाम तो देखो लगभग लोगों को याद होता है, नाम तो ऐसा जो पूछते नहीं है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आपसे वो पूछ सकते हैं। या फिर ये जो होते हैं ना, जैसे मान लो टाइगर रिजर्व है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर ही वहां मिल रहे हैं, बाकी स्पीसीज भी होती है, ठीक है, जो कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड है या फिर IUCN के लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो वो स्पीसीज को भी यूपीएससी पूछ सकता है कि आपने रट तो लिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बना था, टाइगर रिजर्व है, और उन्होंने पूछ लिया कि ये स्पीसीज कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब वो नेशनल पार्क का नाम भी दे दिया, अब आपको लगा कि अरे यहाँ तो सिर्फ टाइगर के लिए ही है, मेनली टाइगर ही मिलते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे तो नहीं होगा। तो जब भी आप टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व कुछ भी पढ़ो, तो वहां पे 2-4 जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज मिलती है, सारी रटना इम्पॉसिबल भी नहीं है, और सारों में यूपीएससी का फोकस भी नहीं होता। जो यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में पूछ रखा है उनको देख लो कि अगर 3-4 हैं तो वहां पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो ये भी आपको काफी काम आ जाएगा। ये देख लो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने बता ही दिया, इनिशिएटिव भी मैंने बता ही दिया। उसके बाद इन्वायरमेंट में 1-2 चीजें और हैं। एक तो देखो स्टैटिक पोर्शन का है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में भी कुछ कुछ चीजें वो पूछते हैं, जो आपके पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं, एसिड रेन्स वगैरह हो गए, या फिर आपके जो ये अपशिष्ट निपटान से रिलेटेड चीजें हैं ना, जैसे अभी आप लोगों ने अगर न्यूज में देखा तो जो लेगेसी वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट यानी नगर पालिका ने बहुत सालों से वेस्ट कहीं पे इकट्ठा करके किसी एरिया में रख दिया है, तो उसके निस्तारण के लिए अभी ना बजट में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, और इससे पहले भी कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही थी कि उनको हटाना है और निपटान करना है, एनर्जी वगैरह उससे बनानी है, इसको सही तरीके से निपटान करना है, और उस एरिया को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है, ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट से रिलेटेड चीजें होती है ना, कि इनके निपटान के क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से जैव तरीके हैं, कौन से रासायनिक तरीके हैं, किस तरीके के होते हैं, 4 या 5 इनके टाइप्स हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप लोग क्या करना कि अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना। कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, वो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कर लेना। बाकी जो इसके स्टैटिक पोर्शन में जो है ना, आपके मेनली डेफिनेशन वगैरह होती है कि
बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं, या फिर सहभागिता किसको कहते हैं, सहभोजिता किसको कहते हैं, ऐसे काइंड ऑफ जो छोटे छोटे कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो। बाकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ वगैरह हैं वो तो मैंने बता ही दिया, इसमें पीवाईक्यूज में इंक्लूड थे। लेकिन इसमें सब में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि स्टिक रहना विद द पीवाईक्यूज। मैं बार बार पीवाईक्यू बोलती हूँ, स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे है ना कि देखो आप कुछ भी पढ़ोगे, मान लो पीटी पढ़ रहे हो, अब उसमें 10 तरीके की स्पीसीज दी हुई हैं या 10 तरीके के कानून दिए हुए हैं। कभी कभी वो स्टेट के कानून भी इंक्लूड कर देते हैं कि ये स्टेट है, इसने कुछ इस तरह नया स्टार्ट किया है तो हमको भी स्टार्ट। अब वो जो स्टेट ने स्टार्ट किया है, जो अदर चीजें हैं ना, वो आपके काम आ सकती हैं मेंस के लिए, जब आप वहां पे एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ नया कर सकते हैं, इस स्टेट का एग्जाम्पल डाल दिया उसका। पीवाईक्यूज आपका जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वहां पे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप लोग को ना थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और मैं बार बार पीवाईक्यूज सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा सा स्टिक रहना, ठीक है। तो ये आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। लगभग एरियाज मैंने इन्वायरमेंट के कवर कर ही दिए हैं, और अगर आप लोग को और किसी एरिया में कुछ डाउट है तो हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग हैंड रेस करो, और कोई एरिया आपको लग रहा हो छूट गया हो, आपको पूछना हो तो बताओ सतीश। मैम ये मतलब ये सल्फर और नाइट्रोजन चक्र वाला जो पार्ट है ये भी तो हो सकता है ना? हाँ ना, तो वो तो पढ़ना ही है ना, वो तो आपका उसमें ज्योग्राफी में भी आता है, वो तो पढ़ना ही है, वाटर साइकिल। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मतलब पूछा गया था, विजन टेस्ट में पूछे थे ये वाले कि भारत का प्रथम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर। तो मैं ना इंदौर को लेके मतलब मुझे था पता कि ये गाजियाबाद ही होना चाहिए, और मैं इंदौर को समझ के लगा दिया तो हो गया गलत। नहीं, तो जब आप पढ़ के गए हो तो गाजियाबाद हो, गाजियाबाद नगर निगम ने आई थिंक स्टार्ट किया था, ऐसा ही कुछ। ठीक तो है जो मैम। पता है, हाँ जो पता है उसमें जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। कई बार हम बहुत सारा इजी क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत कर देते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी लोग हैंड रेस करो, और जो भी मैंने चीजें बताई आपको पर्सनल लेवल पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न हो तो आप बता दो, एक बार हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। हरिओम बताओ क्या पूछ रहे हो आप? हाँ मैडम, हम ये बोल रहे थे कि जैसे आपने ढेर सारी चीजों को डेप्थ में बताया, तो अगर हम स्टैटिक के साथ विजन का मैगजीन कवर करते हैं और 365, तो फिर इसके बाद भी कुछ और कहीं से लेना पड़ेगा या फिर इतना मटेरियल सफिशिएंट होगा? मोर देन सफिशिएंट है। वही मैं बताने का कोशिश कर रही थी कि इन्वायरमेंट में 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं जिनमें जबरदस्ती का टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। उससे अच्छा हम बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन में वो टाइम लगाते। बाकी 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे अगर आपने स्टैटिक अच्छे से कर लिया और मंथली मैगजीन या फिर पीटी 365 आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। लेकिन ये है कि इनमें कमांड बना लेना, इतने क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, उनमें अननेसेसरी रिस्क लेना, तुक्का लगाना है, उनके लिए टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। इतना आप करो, इतना आपके लिए मोर देन इनफ। ठीक है, थैंक यू। ओके, तेजस्विनी आप बताओ। मैम मैं ये कह रही थी, जो अभी आपने कानून बताया है तो इसमें कानून जो भी दिए हैं पहले, जैसे अगर मान लीजिए यही वन संरक्षण अधिनियम है तो एक 1972 में, फिर 2022 में संशोधन हो, फिर 23 में, फिर 25 में भी कुछ ऐसे संशोधन होकर के आया है। तो इसमें कौन से प्रावधान, बुक में तो पहले वाले को बहुत सारा दिया, करंट में भी जो आएगा उसमें देगा, तो इसमें कौन से प्रावधान हमें पढ़ने जरूरी है? आपको करंट वाले पता होने चाहिए। अगर कोई चेंज हुआ है तो देखो यूपीएससी में क्या होता है, मोस्टली प्रावधान आपके जो रिसेंट के होते हैं ना उन्हीं को ऑप्शन में डालता है और वही मान्य होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी रिसेंट के इंक्लूडेड है उनको देखना है, क्योंकि आप जो नए वाले पढ़ोगे ना तो उनमें जो पुराने हैं, जो हटाए नहीं गए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो नए वाले में भी इंक्लूडेड होंगे, और उसके साथ ही जो नए 2-4 प्रावधान इंक्लूड है वो भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नया वाला पढ़ोगे तो जो पुराने के प्रावधान थे अगर उनको हटा दिया गया होगा तभी उसमें नहीं लिखा होगा, अदरवाइज हटाया नहीं गया, इंपॉर्टेंट प्रावधान है तो साथ में होता है उसपे। तो जो अभी रिसेंट का है आप उसको पढ़ो ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार कब आया था, दोबारा अमेंडमेंट कब हुआ और फाइनल अभी कब आया, बस ये आपको पता होना चाहिए, हो गया। और मैम ये जो बुक में इतना सारा दिया है इसके बारे में, इसके
प्रावधान बहुत सारे, ये सब हटा दे, बस पता होना चाहिए कि ये कानून आया था और फिर अभी ये वही फाइनल तो ये है। देखो, वही मैंने बोला, आप जब यूपीएससी के क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कोई भी प्रावधान है, मान लो वन संरक्षण अधिनियम है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, और या फिर जो भी लॉ वगैरह आते हैं, तो आप देखना हर लॉ के ना लूप होल होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की हम थोड़ी देर पढ़ रहे थे, और उसमें पूर्व प्रभावी वाला था, ठीक है, असेसमेंट। उसमें क्या था कि आप कोई परियोजना चालू कर दिए, उसके बाद आप उसका असेसमेंट कर रहे हो और बता रहे हो कि ये इन्वायरमेंट को हार्म करेगा कि नहीं करेगा। इसका क्या मतलब निकला बताओ? आपने वो परियोजना चालू कर दी, वो परियोजना चल रही है, चलते चलते आप उसका असेसमेंट कर रहे हो, उसने इन्वायरमेंट खराब कर दिया, आसपास का पानी पल्यूट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या मतलब निकला? आप उसका असेसमेंट करवाने गए तो औपचारिकता हुई ना। तो हर जो आपका लॉ होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं, और जो आपके ऑप्शंस यूपीएससी बनाते हैं वो ऐसे बनाता है, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि अरे वन संरक्षण का अधिनियम है, इसमें कोई बुरी चीज कैसे इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन आपके वो ऑप्शन में वैसे ही कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, उसके अपवाद वहां पे दिया रहेगा और आप उसको गलत कर दोगे। तो जब आप ऐसे अधिनियम पढ़ रहे हो ना, उनके जो अपवाद है या फिर थोड़े अलग तरीके के प्रावधान है, वो आपको याद करने की जरूरत है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सारे पढ़ो तो अंडरस्टैंड दिया कि वन को संरक्षण करना है, उनके प्रजातियों का संरक्षण करना है, शेड्यूल जो ट्राइब्स होंगे उनका वेलनेस करना है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी प्रावधान आएगा जंगल से रिलेटेड तो इन सबको तो वो सुरक्षित करेगा ही। तो ये तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है तेजस्विनी। रोहित आप बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? मैम कृषि और जलवायु परिवर्तन से भी क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, और मैप से भी रहता है, तो वही तीनों पोर्शन मतलब किस तरह करे कवर, मतलब मैं देखो मैंने बताया कि